Good morning, dear aspirants. In today's class, I have brought for you John Milton and his literary works. And here you can see metaphysical poets, Caroline Age, the Cavalier poets. Then you will get about John Milton and his works. First, I would like to start metaphysical poets. What questions are asked? The important thing that when we talk about metaphysical poet, there are two or three important questions which are asked. Number one point ki who is known as father of metaphysical school of poetry. मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का फादर किसको कहा जाता है? जॉन डन को कहा जाता है. यू डोंट हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट द क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट. द मटेरियल, द थिंग विच यू आर सीइंग हियर या विच इज़ विजिबल here, you don't have to go means the particular points which are given, the particular heads which are given here, you don't have to go with each point, but particular thing means the thing which I am focusing here, the thing which I am telling here, जो जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, उस पर आपको चलना. तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट्स के फादर कौन है? मेटाफिजिकल पोएट्स के फादर जॉन डन है. दूसरा चीज़ आता है कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है यह किस एज में आया हुआ था? इट केम इन जैकोबियन एज एंड द डेट ऑफ जैकोबियन एज इज़ 1603 से 1625. तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है कि मेटाफिजिकल पोइट्री किस एज में आई है? जैकोबियन एज में आई, 1603 से 1625. जेम्स फर्स्ट जो है उस समय शासक थे. तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आता है कि मेटाफिजिक जो शब्द है इसका क्या मतलब है? मेटाफिजिक शब्द दो शब्दों से मेटा प्लस फिजिक. मेटा माने बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिकल वर्ल्ड. मतलब एक ऐसी कविता या एक ऐसा स्कूल ऑफ पोइट्री आई थी या एक ऐसा ग्रुप ऑफ पोएट्स आया था जो फिजिकल वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है उससे परे जो चीज़ें होती थी, जो उससे बियॉन्ड होता था, उसके बारे में लिखते थे या उसके बारे में बात करते थे. तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज़ कि मेटाफिजिक शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया? तो इसका यूज़ सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने किया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेटाफिजिक शब्द को इंट्रोड्यूस या इस फ्रेज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले कौन रहे? जॉन ड्राइडन. और मेटाफिजिक शब्द को क्वाइन किसने किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने. अगेन मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के जो फादर हैं जॉन डन हैं. जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिक्स शब्द को इंट्रोड्यूस किया है. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको क्वाइन किया है. मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जैकोबियन एज में आती है, उस समय जेम्स फर्स्ट राजा थे. और यह जो पोइट्री थी यह एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट में आई थी, क्योंकि एलिजाबेथन जो पोइट्री थी वो हाईली लिरिकल और इमोशनल पोइट्री थी. वहाँ पे रीज़न के लिए कोई जगह नहीं थी. दैट वाज हाईली सेंटिमेंटल पोइट्री. लेकिन जब आप मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं तो मेटाफिजिकल पोइट्री की दो खासियत है. एक तो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे फ्यूज़न ऑफ रीज़न और इमोशन है, भावना और तर्क दोनों का मिश्रण है, दोनों को बैलेंस में रख करके बात कही गई है. और इसी फ्यूज़न की वजह से, इसी जोड़ की वजह से, इसी बैलेंस की वजह से इसको यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया कि इसमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज़ किया गया है. तो जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है वह बताता है, वह यह स्टैंड या इसके लिए आता है कि उसमें एक बैलेंस है. किसके बीच बैलेंस है? इमोशन और रीज़न के बीच में. दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि मेटाफिजिक जो शब्द है यह मेटा और फिजिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ. मेटा माने बियॉन्ड, फिजिक फिजिकल वर्ल्ड. जो उसका स्ट्रक्चर है, द पार्टिकुलर थिंग्स विच वी सी विद आर ओपन आई, उससे परे जो चीज़ें हैं जब उसको लेके बात की जाती है, लाइफ को लेके, लाइफ आफ्टर डेथ को लेके, गॉड को, हीवन को, हेल को, और द मूवमेंट ऑफ द मीन्स ट्रिपिडेशन का पूरा मूवमेंट है, या पूरा अंतरिक्ष का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे लेकिन ऐसा लगता है कोई इसको कंट्रोल करने वाला. ऐसे तमाम चीज़ें, फ्लड को लेकर, ड्रॉट को लेकर के और अर्थक्वेक को लेकर के बहुत सारी इमेजेस लाते हैं या बहुत सारी एग्जांपल्स दिए गए मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के द्वारा, तो उसमें बात की जाती है.
कुछ पॉइंट्स हैं जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को समझने की ज़रूरत है कि उसके जो पोएट्स थे वो एडवोकेसी में विश्वास करते थे, दलील देते थे और अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करते थे। दूसरा चीज़, वे मैन ऑफ लर्निंग थे। शार्ट लिरिक्स उन्होंने लिखा है, उन्होंने मेटाफर का, सिमिली का, हाइपरबली का यूज़ ज़्यादातर किया हुआ है अपनी पोएम्स में। फारफेच्ड इमेजेस को उन्होंने जगह दी है। मेटाफिजिकल कंसीट भी एक वर्ड आता है। कंसीट का मतलब एक, इट इज़ एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टुगेदर, तो उसको कंसीट कहा जाता है। एक ऐसा तस्वीर, एक ऐसा इमेज जिसमें दो असमान चीज़ों को साथ साथ रखा जाता है और उसमें उसकी तुलना की जाती है। खासकर एक पोयम लिखा गया जॉन डन के द्वारा, अ वेल डिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसमें उन्होंने लवर और बिलव्ड की आत्मा की तुलना कंपास के नीडल से किया हुआ है। मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं उसके अपने जो वेल नोन पोएट्स उसमें जॉन डन थे, हर्बर्ट हैं, वाल्टर डेनहम हैं, काउले हैं, वाउगन हैं, डेविनांट हैं, मार्वेल है एंड क्रशा, ये सब लोग मेटाफिजिकल पोएट्स में रहे हैं। वाल्टर डेनहम वॉज द फर्स्ट पोएट हु यूज्ड कंसिस्टेंटली क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर कभी कोई पूछता है कि क्लोज्ड हीरोइक कपलेट किसने यूज़ किया, तो वाल्टर डेनहम ने यूज़ किया है। इसके अलावा कुछ पोएम्स का नाम दिया गया, वेल डिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द फ्ली, कैनोनाइजेशन, गुड मॉरो, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, ये सब रिमार्केबल पोएम हैं जॉन डन के। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कैरोलिन एज है वो 1625 से 1649 तक था। इस समय के जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट थे, उनकी हत्या 1649 में कर दी जाती है। इस एज से रिलेटेड दो तीन घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे थिएटर को 1642 में बैन कर दिया गया, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1643 ईस्वी में, और उस प्रतिबंध के खिलाफ मिल्टन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम एरियोपैजिटिका है, दैट इज़ द प्रोज वर्क। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। दूसरा चीज़, सिविल वार भी इसी समय शुरू होता है 1642 ईस्वी में, और 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या करने के बाद ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड का शासन देखते हैं। 1649 से 1658 तक वो ये शासन करते हैं। फिर 1658 ईस्वी में ओलिवर क्रॉमवेल की मौत के बाद रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं और वो 2 साल के लिए आते हैं, 1658 से 1660 तक। और ये जो पीरियड रहा 1649 से 1660 तक, इसको हम इंट्रेजिनम भी कहा जाता है। इंट्रेजिनम भी कहा जाता है, दैट वाज द पॉलिटिकल हमडम का समय था, कॉमनवेल्थ पीरियड का ये था। दिस थिंग्स वी फाइंड। 1660 ईस्वी में रेस्टोरेशन एज की शुरुआत होती है। ड्रामा या थिएटर दोबारा जो है ओपन होता है। और अगर जितनी भी बातें हमने किया है कैरोलिन एज या कैरोलिन एज के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड, तो वी नो इट वेरी वेल कि मिल्टन इस समय के लीडिंग पोएट थे। एक और आया हुआ है कि कैवालियर पोएट्स कौन थे। कैवालियर पोएट्स एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो कि बेन जॉनसन को अपना लीडर मानते थे और अपने आप को कहते थे कि दे आर द सन ऑफ बेन, कि बेन जॉनसन को फॉलो करते हैं। कैवालियर पोएट शार्ट लिरिक्स उन्होंने लिखा हुआ है। उनका जो सब्जेक्ट मैटर लिरिक का रहा है वह गे था, ट्रिवियल था, लाइसेंसियस रहा है, और साथ ही साथ लव पोएम उनके रही है। लव पोएम को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एलिजाबेथन या स्पेंसरियन पोइट्री के खिलाफ लिखा हुआ है। एक उनके खास एक बड़ी बात रही है कि उन्होंने जो है कार्प डीम को फॉलो किया। कार्प डीम एक लिटरेरी टर्म है और यह बताता है कि कार्प डीम का मतलब होता है सीज द डे, कि द डे इज़ पासिंग डे बाई डे, एंड दे रिक्वेस्ट मीन्स दोज पोएट्स who are also the lover, they requested their beloved कि we should give value या we should give importance to the passing time and we should use our time। हमें इसका आनंद लेना चाहिए, हमें इसका जो है बेहतर यूज़ करना चाहिए। तो कार्प डीम एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है सीज द डे। कैवालियर पोएट्स में जो बड़े नेम हैं उसमें से अगर हम नाम लेना चाहें तो कुछ हैं जो अपने आप को सन ऑफ बेन के नाम से जानते रहे हैं या उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें रिचर्ड क्रशा थे, लवलेस रहे हैं, सकलिंग रहे, टॉमस केरू रहे। ऊपर की लाइन में दिया गया है कि रॉबर्ट एरिक, लवलेस, सकलिंग, टॉमस केरू, ऑल दीज थिंग्स। देन वी कम टू नो अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में हम जानते हैं कि बड़े पोएट हैं और टीजीटी में, यूपी टीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड है। इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। यही पहला क्वेश्चन बनता है कि जॉन मिल्टन कब पैदा हुए, तो जॉन मिल्टन 1608 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और उनकी मौत कब होती, 1674 ईस्वी में। जॉन मिल्टन से रिलेटेड एक लाइन है कि जिसमें लिखा गया है, और ये लाइन जो है ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के सॉनेट
मिल्टन 1802 या लंदन से लिया गया है, जिसमें वो एक सानेट है और वो मिल्टन के लिए एक श्रद्धांजलि के जैसा है। और उसमें उन्होंने लिखा, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैड्स अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक अ सी, प्योर एज द नेकेड हेवन, मजेस्टिक फ्री, so did thou travel to life's common way in cheerful godliness, and yet thy heart the lowliness duty on herself did I lay. So these are the beautiful lines taken from the sonnet of William Wordsworth, and these lines tell about the characteristics of John Milton, how Milton has been glorified by William Wordsworth. And this line has been asked many times, thy soul was like a star and dwell apart, thou hadst a wise sound was like a sea, pure as the naked heavens, majestic free. So I would like to tell you कि remember these lines, और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट से लिया गया है। वर्ड्सवर्थ के सोनेट का नाम था मिल्टन 1802 और लंदन। इसके अलावा हमें और चीज़ ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन ने एक शेक्सपियर के जो सेकंड फोलियो आया था ड्रामा को लेकर के या उनके प्लेस को लेकर के, वो 1632 में आया था, तो उस पर उन्होंने एपिटाफ लिखा हुआ है कि उस 1632 के जो फोलियो आया था उस पर एपिटाफ लिखा। तो यहाँ दो क्वेश्चन समझना जरूरी है। फोलियो क्या होता है? फोलियो जो किसी भी राइटर का जो वर्क होता है, जब वो सारे वर्क एक साथ कंपाइल कर दिए जाते हैं और एक उसको कलेक्ट करके एक बुक में सारी चीज़ों को लाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? फोलियो कहा जाता है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, तो 37 प्लेज अलग अलग ना हो करके बल्कि उनको एक बुक में अगर लाया जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड व्हाट? इट विल बी कॉल्ड फोलियो। और पहला जो फोलियो आया था वो 1623 ईस्वी में आया था, जिसको जो है हेमिंगवे और कॉन्डेल लाए हुए थे, दो राइटर थे। और इसके अलावा जो है और चीज़ ध्यान में रखना है कि मिल्टन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो स्पेंसर का था। स्पेंसर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। मिल्टन को द लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनका करली हेयर था, वुमैनिश नेचर था, और जीसस क्रिस्ट के ऊपर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पोएम लिखा है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। वह उनका पहला रिमार्केबल पोएम था जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीए फाइनल ईयर में थे। तो एट द एज ऑफ 21 ही कंपोज्ड दिस पोएम इन 1629। 1629 ईस्वी में वह पोएम आई है। उस समय मिल्टन की उम्र 21 साल की थी और मिल्टन जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो वो चीज़ें हम देख भी सकते हैं कि द फर्स्ट पोएम ऑफ मिल्टन इज़ ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी विच बिगेन ऑन क्रिसमस डे इन 1629। मिल्टन composed this poem. So in this video what did I tell? I tell about metaphysical poets, Caroline age, Cavalier poets, and थोड़ा सा जॉन मिल्टन की 1608 में पैदा हुए, 1674 में उनकी मौत हुई है। उनके ऊपर एक सोनेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा जिसका नाम मिल्टन और लंदन 1802 रहा है। उसमें एक लाइन बहुत फेमस रही, द्वाई सोल वाज लाइक अ स्टार। उसके बाद उनका ग्रेजुएशन जो है कहाँ से हुआ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ है। स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल से हुई है। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी उन्होंने जो है जीसस क्रिस्ट के ऊपर एक पोएम लिखा जिसका नाम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी एट द एज ऑफ 21, and in 1629 that poem published. So these are the basic information related to metaphysical poetry, Caroline age, the Cavalier poets and John Milton. इसके बाद मैं केवल मिल्टन पे अपने नेक्स्ट वीडियो में केवल मिल्टन पर बात करूँगा। मिल्टन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, मटेरियल है, उसको मैं बनाऊँगा आपको। पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेंस, सैमसन एगोनिस, अबाउट द वाइफ्स ऑफ जॉन मिल्टन, केमस, आर्केड्स, एल एलिग्रो, आई एल पेंसिरोसो, on his blindness, Areopagitica, all the important works I will cover in those video. So hope you like this video, and I think that this video will be highly fruitful. Please leave comment ki what type of what other videos you want. Give your feedback, because your feedback means a lot of for me, and it helps me to create our videos, our subject matter, our content beautiful. So hope you like this video. Those who have not subscribed my YouTube channel, it's my humble request to all of you, or to those who have not subscribed my channel, they have to subscribe it. Thanks.